नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। बांध सुरक्षा के मद्देनजर बनाई गई नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी, देश के बांधों की सुरक्षा पर रहेगी कड़ी नजर। अंतर्राज्यीय मुद्दों को निपटाने में भी मिलेगी मदद। भारत यूएई के बीच मजबूत होंगे आर्थिक रिश्ते, दोनों देशों ने कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर किए दस्तखत। मिडिल ईस्ट में किसी देश के साथ भारत का इस तरह का पहला करार। सिंगल यूज प्लास्टिक्स की रोकथाम के लिए सरकार ने नियम बदले, प्लास्टिक के निपटान के लिए प्रोड्यूसर्स की ईपीआर जिम्मेदारियां भी बढ़ी। ईपीआर पर निगरानी के लिए पोर्टल बनाने की भी तैयारी। सिंथेटिक बायोलॉजी पॉलिसी पर सरकार का मसौदा जारी, सिंथेटिक बायोलॉजी से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों पर रहेगा जोर। वैश्विक स्तर पर मौजूद पॉलिसी और प्रोटोकॉल्स पर भी रहेगी नजर। और विज्ञापनों में क्रिप्टो करेंसी से जुड़े झूठे वायदों पर सरकार सख्त, विज्ञापनों के साथ दिखाना होगा डिस्क्लेमर। नॉन फंजिबल टोकन्स पर भी नए निर्देश जारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर के साथ। बांधों की सुरक्षा के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बीते दिनों नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी का गठन किया है। इस अथॉरिटी का गठन 2021 में बने बांध सुरक्षा कानून के तहत किया गया। इसके साथ ही सरकार ने बांधों की सुरक्षा पर एक राष्ट्रीय समिति बनाया है। नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति की नीतियों को लागू करने का काम करेगी। इसके साथ ही यह अथॉरिटी बांध सुरक्षा से जुड़े पैरामीटर्स को बनाए रखने और इनसे जुड़ी आपदाओं को रोकने का भी प्रयास करेगी। अलग अलग राज्यों के बीच बांधों से जुड़े मुद्दों को सुलझाने की जिम्मेदारी भी इसी अथॉरिटी की होगी। दरअसल पिछले साल दिसंबर में संसद द्वारा बांध सुरक्षा विधेयक 2019 पारित किया गया था। इसमें बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति और नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी के गठन की बात कही गई थी। आपको बता दें कि यह कानून देश भर के बांधों की निगरानी, निरीक्षण, संचालन और रख रखाव का प्रावधान करता है। इसमें बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संस्थागत प्रणाली का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत बांध सुरक्षा पर राष्ट्रीय समिति और राज्य समितियों, नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी और राज्य बांध सुरक्षा संगठनों का निर्माण किया जाना है। बांध सुरक्षा पर गठित राष्ट्रीय समिति में 22 सदस्य होंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के चेयरमैन करेंगे। इसके अलावा नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी में एक अध्यक्ष और उनकी मदद के लिए 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। इस अथॉरिटी की 5 विंग्स, नीति और अनुसंधान विंग, तकनीकी विंग, रेगुलेशन विंग, आपदा और रेजिलियंस विंग तथा प्रशासन और वित्त विंग है। यह अथॉरिटी राज्य के बांध सुरक्षा संगठनों को तकनीकी मदद प्रदान करेगी और विभिन्न राज्यों के बांध सुरक्षा संगठनों के बीच चल रहे विवादों के निपटान का काम भी करेगी। ये राज्य बांध सुरक्षा संगठन अपने राज्य के बांधों का परिचालन और रख रखाव का डेटा रखेंगे और बांधों की सुरक्षा से जुड़े उपायों की सिफारिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को अमल में लाने के संबंध में केंद्र और राज्य सरकारों को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के बाद जारी किया गया है। इस याचिका में मौलिक कर्तव्यों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए एक कानून की मांग की गई थी, ताकि सभी नागरिक संविधान में दिए गए अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन पूरी जिम्मेदारी के साथ कर सकें तथा देश के विकास और बेहतरी में योगदान दे सकें। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां अनेक सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों द्वारा मौलिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया गया है। इसके परिणाम स्वरूप दूसरे नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इसके अलावा समय समय पर विभिन्न सार्वजनिक चर्चाओं में भी मौलिक कर्तव्यों के पालन का मुद्दा उठता रहा है। मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। नागरिकों के इन कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मिलता है। शुरू में संविधान में केवल 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे, लेकिन वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के बाद अब इनकी संख्या 11 हो गई है। हालांकि वर्तमान में ये कर्तव्य किसी कानून द्वारा लागू नहीं होते हैं, लेकिन अदालत किसी मामले पर फैसला सुनाते समय उन्हें ध्यान में रख सकती है। संविधान द्वारा नागरिकों को मिले मूल अधिकारों के बदले में नागरिकों के दायित्व पर जोर देने के लिए मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि जब संविधान ने नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, तो नागरिकों को भी अपना आचरण लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए कुछ बुनियादी कर्तव्यों का पालन करना जरूरी है, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि राज्य में प्रस्तावित भारतीय न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी प्रोजेक्ट से पश्चिमी घाट में बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार इस परियोजना के निर्माण को मंजूरी नहीं दे सकती।
यह हलफनामा एनटीसीए यानी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी से प्रोजेक्ट को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने के बाद दाखिल किया गया है। दरअसल यह परियोजना पश्चिमी घाट के उस हिस्से में शुरू की जानी है जहां पर एक महत्वपूर्ण बाघ गलियारा मथिकेतन पेरियार बाघ गलियारा स्थित है। तमिलनाडु सरकार का कहना है कि अगर यह परियोजना शुरू होती है तो इससे पश्चिमी घाट में स्थित पेरियार टाइगर रिजर्व और मथिकेतन शोला नेशनल पार्क की जैव विविधता और वन्य जीवन को गंभीर हानि पहुंच सकती है। साथ ही परियोजना के लिए की जाने वाली उत्खनन और निर्माण गतिविधियां मौसमी प्रवास करने वाले जानवरों की आवाजाही को प्रभावित करेंगी। इसके अलावा पश्चिमी घाट की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि यह क्षेत्र वैश्विक जैव विविधता का हॉटस्पॉट है और जैविक विविधता से भरपूर है। आपको बता दें कि भारतीय न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी तमिलनाडु के थेनी जिले के पोटीपुरम गांव में प्रस्तावित है। इस परियोजना का मकसद लगभग 1200 मीटर गहरी गुफा में न्यूट्रिनो का अध्ययन करना है। इस प्रोजेक्ट के लिए यह स्थान इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ पर सभी दिशाओं में स्थित चट्टानें न्यूट्रिनो डिटेक्टर को अन्य ब्रह्मांडीय किरणों से सुरक्षित रखती हैं। गौरतलब है कि न्यूट्रिनो एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो एक इलेक्ट्रॉन के समान होता है। ये रेडियो एक्टिव डिके, सुपरनोवा विस्फोट, ब्रह्मांडीय किरणों के परमाणुओं से टकराने आदि के दौरान उत्पन्न होते हैं। आजीविका, खासकर ग्रामीण आजीविका में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी के महत्व को देखते हुए सरकार पॉलिसी लाने जा रही है। इसके लिए पिछले हफ्ते ड्राफ्ट भी सामने रख दिया गया। ड्राफ्ट के मुताबिक सरकार का मकसद दुर्गम इलाकों सहित देश भर में ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना है। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी का सहारा लिया जाएगा। पावर प्लांट जैसे एनर्जी के सेंट्रलाइज्ड सोर्स के इतर डिस्ट्रीब्यूटेड सोर्स उस जगह के काफी पास होते हैं जहां ऊर्जा का इस्तेमाल होना है। ग्रामीण इलाकों में पावर, कुकिंग, हीटिंग और कूलिंग जैसी जरूरतों के लिए इस तरह के सोर्स का सहारा लिया जा सकता है। इसके लिए हम घर की छतों पर सोलर रूफटॉप, खेतों में बायोगैस प्लांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए ही सरकार कुसुम योजना, रूफटॉप सोलर प्रोग्राम, सोलर पार्क्स, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर जैसी स्कीम्स पर जोर दे रही है। हालिया पॉलिसी ड्राफ्ट में कुछ उद्देश्यों को सामने रखा गया है। सरकार चाहती है कि इसके लिए बाजार आधारित एक इकोसिस्टम तैयार किया जाए। इसके साथ ही फाइनेंस के जरिए लोगों को डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के लिए प्रेरित करना भी सरकार का मकसद है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स का प्रबंधन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने पर भी ड्राफ्ट का जोर है। इसके अलावा मुख्य ग्रिड के साथ मिनी और माइक्रो ग्रिड को ऑपरेट करने पर भी सरकार का जोर रहेगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े प्रोजेक्ट्स की प्रोग्रेस की लगातार निगरानी के लिए ड्राफ्ट में एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का भी जिक्र है। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने हाल ही में CEPA यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता संयुक्त अरब अमीरात द्वारा किया गया पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। साथ ही मिडिल ईस्ट क्षेत्र में यह भारत का पहला द्विपक्षीय व्यापार समझौता है। इससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और वित्तीय संबंधों को नई दिशा मिलेगी और इनके बीच आपसी रणनीतिक सहयोग भी बढ़ेगा। इस समझौते से लगभग 26 अरब डॉलर मूल्य के भारतीय उत्पादों को लाभ होने की संभावना है, जिन पर संयुक्त अरब अमीरात द्वारा 5% का आयात शुल्क लिया जाता है। यह समझौता कृषि, खाद्य उत्पादों, टेक्सटाइल, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग और फार्मास्यूटिकल्स जैसे अन्य श्रम आधारित क्षेत्रों में देश के निर्यात को बढ़ावा देगा। साथ ही इससे दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार पर टैरिफ तथा सीमा शुल्कों को कम करने में भी मदद मिलेगी। इस समझौते से दोनों देशों में रोजगार के नए अवसरों का सृजन भी हो सकेगा। इसके अलावा यह अफ्रीका और एशिया के बीच उभरते व्यापार मार्गों को खोलेगा और दुनिया भर में व्यापार उदारीकरण को भी बढ़ावा देगा। गौरतलब है कि संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। वर्तमान में इन दोनों देशों के बीच होने वाला द्विपक्षीय व्यापार लगभग 60 अरब डॉलर है, जिसके अगले 5 सालों में 100 अरब डॉलर होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता होता है। इसमें व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों में सौदेबाजी की जाती है। इसके अलावा व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क सहयोग तथा बौद्धिक संपदा अधिकारों जैसे क्षेत्रों पर भी आपसी बातचीत की जाती है। भारत ने दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी सेपा पर दस्तखत किए हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने डॉलर रुपए के 2 वर्षीय बिक्री खरीद स्वैप की घोषणा की है। इसके तहत केंद्रीय बैंक अगले महीने 5 अरब डॉलर की खरीद बिक्री स्वैप नीलामी करेगा। बता दें कि बिक्री खरीद स्वैप में मुद्राओं की अदला बदली की जाती है। इसके तहत एक बैंक भारतीय रुपए के बदले में RBI से अमेरिकी डॉलर खरीदता है और इस स्वैप की अवधि समाप्त होने पर RBI को उतने ही अमेरिकी डॉलर बेचने के लिए सहमत होता है। इस बिक्री खरीद स्वैप से केंद्रीय बैंक को अपनी बैलेंस शीट का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।
आपको बता दें कि मौजूदा वक्त में बैंकिंग प्रणाली में लगभग 7 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी है। इस बिक्री खरीद स्वैप से केंद्रीय बैंक को बाजार से इस अतिरिक्त तरलता को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही कुछ जानकारों का मानना है कि इसके माध्यम से LIC का IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आने से पहले डॉलर के प्रवाह का प्रबंधन भी किया जा सकेगा। इसके अलावा भविष्य में रूस यूक्रेन के बीच भू राजनीतिक तनाव और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों आदि के चलते बाजार में डॉलर की आपूर्ति बाधित हो सकती है। ऐसे में यह व्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में डॉलर की आपूर्ति बढ़ाने में मददगार साबित होगी। गौरतलब है कि इससे पहले मार्च 2019 में RBI ने बाजार में तरलता को बढ़ावा देने के लिए बैंकों से 5 अरब डॉलर की अदला बदली की थी, जहां RBI ने बाजार में रुपए की तरलता को बढ़ाने के लिए डॉलर खरीदे थे। ऐसा माना जा रहा है कि RBI की इस नवीनतम घोषणा का मकसद उसी डॉलर की तरलता को कम करना है जो 3 साल पहले किए गए डॉलर रुपए के स्वैप की अवधि समाप्त होने के कारण आने वाली है। गृह मंत्रालय ने SPMCIL यानी सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के दिल्ली मुख्यालय को प्रतिबंधित स्थान घोषित किया है। मंत्रालय द्वारा यह घोषणा वर्ष 1923 के ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत की गई है। यह निर्णय SPMCIL के परिसर में अनधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोकने और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है। गौरतलब है कि SPMCIL देश का एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है। यह मुद्रा और बैंक नोट निर्माण के साथ साथ सिक्योरिटी पेपर, गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर, डाक टिकट, पासपोर्ट एवं वीजा स्टिकर, सुरक्षा स्याही, स्मारक सिक्कों आदि का भी निर्माण करता है। SPMCIL द्वारा ही 2016 में 2000 और 500 रुपए के नोटों की नई सीरीज शुरू की गई थी। हालांकि बैंक नोट और अन्य सरकारी कागजात बनाने वाली SPMCIL की अन्य 9 उत्पादन यूनिट्स पहले से ही प्रतिबंधित क्षेत्र के दायरे में आती हैं। लेकिन इससे पहले एक अहम फैसले और अहम फाइल्स तैयार करने वाला दिल्ली मुख्यालय प्रतिबंधित स्थान की सूची में शामिल नहीं था। आपको बता दें कि इसकी 9 उत्पादन यूनिट्स में 4 भारत सरकार की टकसालें, 2 मुद्रा नोट प्रेस, 2 सुरक्षा प्रिंटिंग प्रेस और 1 सिक्योरिटी पेपर मिल शामिल हैं। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 एक ब्रिटिश औपनिवेशिक जासूसी कानून है। यह वर्ष 1889 के गोपनीयता कानून का संशोधित रूप है, जो मुख्य रूप से विभिन्न भाषाओं के समाचार पत्रों की आवाज को दबाने और देश विरोधी नीतियों को रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन वर्ष 1923 में इसे देश के शासन में गोपनीयता से जुड़े सभी मामलों तक बढ़ा दिया गया था। सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोकथाम को ध्यान में रखते हुए सरकार ने 2016 के प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स में बदलाव किए हैं। इसके साथ ही EPR यानी एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी के कड़ाई से पालन के लिए नए रूल्स के तहत गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। सरकार का दावा है कि ये गाइडलाइंस प्लास्टिक्स पैकेजिंग वेस्ट की सर्कुलर इकोनॉमी को मजबूती देने के लिए एक फ्रेमवर्क मुहैया कराएंगी। हालिया नियमों में प्लास्टिक्स को 4 कैटेगरीज में रखा गया है। पहली कैटेगरी में रिजिड प्लास्टिक पैकेजिंग को रखा गया है। इसके बाद सिंगल लेयर और मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स आदि की फ्लेक्सिबल प्लास्टिक पैकेजिंग को रखा गया है। तीसरी श्रेणी में मल्टी लेयर्ड प्लास्टिक पैकेजिंग, जबकि कंपोस्ट होने योग्य प्लास्टिक से बनने वाले कैरी बैग्स को आखिरी श्रेणी में रखा गया है। प्लास्टिक पैकेजिंग के संबंध में EPR में 4 चीजों को रखा गया है: रीयूज, रिसाइकलिंग, रिसाइकिल हो चुके प्लास्टिक का इस्तेमाल और डिस्पोजल। EPR का जिक्र 2016 के नियमों में किया गया है, जिसका मतलब है कि उत्पादकों की जिम्मेदारी कचरे के सुरक्षित निपटान तक की रहेगी। नए नियमों के मुताबिक प्रोड्यूसर, इंपोर्टर और ब्रांड के मालिक को अब रिसाइकलिंग सर्टिफिकेट्स की पूरी डिटेल्स देनी होगी। इसके साथ ही डिस्पोजल के लिए भेजी गई कुल मात्रा के बारे में भी बताना होगा। इन सभी डिटेल्स के बाद एक ऑनलाइन पोर्टल के जरिए इन्हें वेरीफाई किया जाएगा। इस पोर्टल का गठन CPCB यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड करेगा। EPR से जुड़े सभी रजिस्ट्रेशन इसी पोर्टल पर किए जाएंगे। यह पोर्टल EPR को लागू करने के संबंध में जारी आदेशों और गाइडलाइंस के एक सिंगल पॉइंट डेटा रिपॉजिटरी का काम करेगा। नियमों में आगे कहा गया है कि अगर प्रोड्यूसर्स EPR की शर्तों को पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें इसके लिए पर्यावरण को होने वाली क्षति की भरपाई करनी होगी। यह कंपनसेशन PPP यानी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल पर लागू होगा। EPR को सही से अमल में लाने के लिए नियमों में एक समिति की बात की गई है, जिसे CPCB ही गठित करेगा। CPCB के अध्यक्ष की अगुवाई वाली यह समिति EPR के संबंध में उपायों को सामने रखेगी। अलग अलग मंत्रालयों और विभागों के प्रतिनिधि इस समिति में शामिल होंगे। NCRA यानी नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स और कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने मिलकर FRB यानी फास्ट रेडियो बर्स्ट के संबंध में एक कामयाबी हासिल की है। पुणे स्थित GMRT यानी जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप की मदद से वैज्ञानिकों ने
FRB की गैलेक्सी से निकलने वाली एटॉमिक हाइड्रोजन एनर्जी का पता लगाया है। FRB का पता पहली बार साल 2007 में लगा था। ये काफ़ी दूर मौजूद गैलेक्सी से निकलने वाली काफ़ी चमकदार रेडियो पल्स होते हैं, जिन्हें बहुत ही कम मिली सेकेंड्स के लिए देखा जा सकता है। 2007 के बाद से कई बार FRB का पता लगा है। इसके बावजूद वैज्ञानिक इस बात को पुख्ता तौर पर नहीं जान सके हैं कि इनका सोर्स क्या है। यानी अभी तक इस बात की ठोस वजह समझ नहीं आई है कि किस तरह का खगोलीय पिंड इतने कम समय में इतने बड़े पैमाने पर एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों की अगुवाई वाला यह शोध पिछली बार से कुछ अलग है। दरअसल GMRT से मिले नतीजों से ऐसा अंदाजा लग रहा है कि जिस गैलेक्सी से FRB पैदा होता है उसका शायद कहीं मर्जर हुआ है। इस बात के संकेत भी साफ हैं कि जिससे FRB का जन्म हुआ है वह एक मैसिव स्टार है। GMRT की बात करें तो यह एक रेडियो टेलीस्कोप है जिसे पुणे से ऑपरेट किया जाता है। इसका विकास भारत में ही हुआ है और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की अगुवाई में इससे शोध किया जाता है। बीते सप्ताह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एक निकाय जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सिंथेटिक बायोलॉजी पर एक मसौदा पत्र जारी किया। यह मसौदा देश में सिंथेटिक बायोलॉजी पर एक राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर जोर देता है। इसके अलावा मसौदे में इस बात का भी जिक्र है कि भारत को एक ओर विज्ञान और दूसरी ओर नीति पर परस्पर विरोधी स्टैंड लेने से बचना चाहिए। इस मसौदे को विभिन्न संगठनों, उद्योग विशेषज्ञों और गैर सरकारी संगठनों के साथ विचार विमर्श करने के बाद तैयार किया गया है। इसमें सिंथेटिक बायोलॉजी को परिभाषित करने के साथ साथ इस नए क्षेत्र के नियमन और संभावित खतरों की चर्चा की गई है। साथ ही मसौदे में सिंथेटिक बायोलॉजी से जुड़ी वैश्विक नीतियों, प्रोटोकॉल्स तथा इस क्षेत्र से जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों आदि के बारे में भी बताया गया है। इससे देश में सिंथेटिक बायोलॉजी पर राष्ट्रीय नीति बनाने में मदद मिल सकेगी। गौरतलब है कि भारत में कई हित समूहों के विरोध के कारण बायोटेक्नोलॉजी रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया विधेयक 2013 से संसद में लंबित है। असल में सिंथेटिक बायोलॉजी विज्ञान की एक उभरती हुई शाखा है जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैव सूचना विज्ञान, इंजीनियरिंग साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आदि से जुड़ी हुई है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग पर आधारित विज्ञान है जिसमें जीनोम सीक्वेंसिंग, एडिटिंग और मॉडिफिकेशन द्वारा ऐसे अप्राकृतिक जीवों या कार्बनिक अणुओं का निर्माण किया जाता है जो जीवित प्रणालियों में कार्य कर सकते हैं। उदाहरण के लिए वास्तविक गुलाबों के स्थायी विकल्प के रूप में यीस्ट द्वारा गुलाब के तेल का उत्पादन किया जाता है जिसका उपयोग परफ्यूम्स में सुगंध के लिए होता है। इसके अलावा पानी, मिट्टी और हवा से प्रदूषकों को हटाने के लिए बायो रेमेडिएशन के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग भी सिंथेटिक बायोलॉजी का ही एप्लीकेशन है। आपको बता दें कि सिंथेटिक बायोलॉजी का उपयोग फार्मास्यूटिकल उद्योग, फैशन इंडस्ट्री, कृषि आदि क्षेत्रों में किया जा सकता है। फार्मास्यूटिकल उद्योग में इसका उपयोग मलेरिया के इलाज में काम में आने वाले आर्टीमिसनिन जैसे प्राकृतिक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। साथ ही इसका उपयोग कैंसर के इलाज के लिए CAR-T सेल थेरेपी में भी किया जा सकता है। आज़ादी के बाद 75 वर्षों के दौरान देश की वैज्ञानिक उपलब्धियों का उत्सव मनाने और भविष्य में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका को उजागर करने के लिए विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। एक सप्ताह तक चलने वाला यह कार्यक्रम 22 से 28 फरवरी के बीच आयोजित किया जा रहा है। दरअसल यह पहल देश की वैज्ञानिक विरासत और प्रौद्योगिकी कौशल को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है जिससे रक्षा, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, कृषि आदि क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलेगी। इसके अंतर्गत देश के 75 शहरों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही इस दौरान दिल्ली में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मेगा एक्सपो, राष्ट्रीय विज्ञान पुस्तक मेले और विज्ञान साहित्य महोत्सव का भी आयोजन होना है। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय और संस्कृति मंत्रालय के नेतृत्व में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े लगभग 12 विभाग कर रहे हैं। इस आयोजन का उद्देश्य देश के युवाओं को प्रेरित करना और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका को बढ़ाना है। साथ ही इस पहल से देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में विज्ञान के महत्व को रेखांकित करना भी मकसद है। गौरतलब है कि इस पूरे कार्यक्रम को 4 थीम के अंतर्गत आयोजित किया जाना है। पहली थीम है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के इतिहास के 75 केंद्र बिंदु। इसके अंतर्गत आधुनिक विज्ञान के संस्थापकों और राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के महत्व को दर्शाया जाएगा। इसके लिए 75 वैज्ञानिकों पर 75 फिल्मों की स्क्रीनिंग और 75 स्थानों पर प्रमुख वैज्ञानिकों के 75 लेक्चर्स आयोजित किए जाएंगे। दूसरी थीम है आधुनिक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के मील के पत्थर। इसके अंतर्गत उन प्रमुख खोजों, नवाचारों और आविष्कारों को प्रदर्शित किया जाएगा
जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके अलावा तीसरी थीम स्वदेशी पारंपरिक आविष्कार और नवाचार के अंतर्गत ऐसे 75 आविष्कारों का प्रदर्शन किया जाएगा जिन्होंने भारत को आत्मनिर्भर बनने में मदद की है। जबकि चौथी थीम ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया के तहत देश में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अगले 25 वर्षों के रोड मैप पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। साथ ही इसमें देश विदेश के 75 प्रख्यात वैज्ञानिकों और तकनीक विशेषज्ञों के भाषण भी आयोजित होंगे। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का समापन 28 फरवरी को होना है, जिसे भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। गौरतलब है कि यह दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ग्राहकों के हितों को देखते हुए ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। ये गाइडलाइंस क्रिप्टो करेंसी और नॉन फंजिबल टोकन से जुड़े उत्पादों के संबंध में विज्ञापनों के लिए जारी हुई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक वर्चुअल डिजिटल एसेट प्रोडक्ट्स और एक्सचेंजेस से जुड़े सभी विज्ञापनों के साथ अब एक डिस्क्लेमर भी दिखाना होगा। इस डिस्क्लेमर में क्रिप्टो प्रोडक्ट्स के बारे में उनके अनरेगुलेटेड होने और जोखिम का जिक्र होगा। इस तरह के निर्देशों को अमल में न लाने की स्थिति में मीडिया मालिकों को किसी विज्ञापन को न दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। पैसे की तंगी को दूर करने और भविष्य में बड़े फायदे दिखाने वाले दावों को विज्ञापन में न दिखाने की हिदायत भी गाइडलाइंस में है। साथ ही इन एड्स में करेंसी, कस्टोडियन सिक्योरिटीज और डिपॉजिटरीज जैसे लोक लुभावन शब्दों का इस्तेमाल भी नहीं होगा। NFT यानी नॉन फंजिबल टोकन्स टर्म आजकल बहुत चर्चा में है। आज के समय में किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजिटल फॉर्म में आसानी से बदला जा सकता है। इसमें हम ड्राइंग, फोटोज, वीडियोज, जिप्स, इन गेम आइटम्स, यहाँ तक कि मूल ट्वीट को भी शामिल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर NFT जारी किया जा सकता है, जिन्हें बाद में क्रिप्टो करेंसी के सहारे खरीदा जा सकता है। दूसरी डिजिटल चीज़ों के मुकाबले NFT इस बात में अलग है कि इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से ऑपरेट किया जाता है। लिहाजा NFT के संबंध में सभी लेन देन आगे से रिकॉर्डेड रहेंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि किसी जाने माने शख्स के हाथों से बनी पेंटिंग की कई कॉपी बाजार में मिलती हैं, लेकिन मूल कृति उस व्यक्ति के पास ही होती है। आज की डिजिटल दुनिया में भी कुछ ऐसा ही है। मिसाल के तौर पर युवराज सिंह द्वारा लगाए गए 6 छक्कों की वीडियो की तमाम कॉपी इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन मूल वीडियो उस खास मैच की ब्रॉडकास्टिंग करने वाले खास चैनल के पास ही होगी। यही चैनल बाद में इस वीडियो के मालिकाना हक के लिए टोकन यानी नॉन फंजिबल टोकन जारी कर सकता है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना को मार्च 2026 या अगली समीक्षा बैठक तक जारी रखने की मंजूरी दी है। इस योजना के नए चरण के तहत लगभग 1600 परियोजनाओं को सहायता दी जाएगी। इसके लिए लगभग 13,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाने हैं। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2013 में शुरू किया गया था। इसका मकसद राज्यों में उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास करना है। इस अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, उच्चतर शिक्षा तक सभी की पहुंच और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद दी जाती है। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के नए चरण का लक्ष्य दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, शिक्षा सुविधा से वंचित क्षेत्रों आदि तक पहुंचना है और यहाँ के सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों की उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना है। साथ ही अभियान के नए चरण में लैंगिक समावेशन, समानता, व्यावसायिक एवं कौशल शिक्षा आदि के माध्यम से रोजगार सृजन में राज्य सरकारों को मदद भी दी जानी है। इसके अलावा राज्य सरकारों को नए मॉडल डिग्री कॉलेज बनाने और राज्य विश्वविद्यालयों में बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान के लिए भी मदद दी जाएगी। दरअसल राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजना के नए चरण को नई शिक्षा नीति की सिफारिशों और मकसदों को लागू करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे उच्च शिक्षा की वर्तमान प्रणाली को सुधारने में मदद मिलेगी और समानता एवं समावेशन के साथ गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा की सुविधा प्रदान की जा सकेगी। आइए अब खबरों के बाद बुलेटिन से जुड़े 5 सवालों पर डालते हैं नजर। इस बुलेटिन पर आधारित 5 प्रश्न इस प्रकार हैं। पहला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. मौलिक कर्तव्यों को वर्ष 1976 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। 2. मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में मिलता है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही हैं। ऑप्शन है A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, या फिर D न तो 1 न ही 2। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी NTCA
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय है। 2. NTCA की स्थापना वर्ष 2008 में की गई थी। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं हैं? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, या फिर D. न तो एक न ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी SPMCIL का मुख्यालय उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। कथन 2, SPMCIL देश का एकमात्र मुद्रा और बैंक नोट निर्माता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन है A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, या फिर D. ना तो एक और ना ही दो। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में समानता, उच्चतर शिक्षा तक सभी की पहुंच और उत्कृष्टता बढ़ाने के लिए राज्यों को आर्थिक मदद दी जाती है। 2. ये एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 2013 में शुरू किया गया था। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही हैं। A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, या फिर D. ना तो एक ना ही दो। 5वां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. कोई भी ऑब्जेक्ट जिसे डिजिटल रूप में बदला जा सकता है वह NFT हो सकती है। 2. NFT का पूरा नाम नॉन फाइनेंशियल टोकन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है। A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, या फिर D. ना तो एक ना ही दो। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आईएएस के हिंदी अंग्रेजी यूट्यूब चैनल और दृष्टि PCS यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने नॉइज, ब्लेजेस एंड मिसमैचेस इमर्जिंग इश्यूज ऑफ एनवायरमेंटल कंसर्न नामक अपनी वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट जारी की है। ये रिपोर्ट 3 पर्यावरणीय मुद्दों, शहरी ध्वनि प्रदूषण, वनाग्नि और फिनोलॉजिकल बदलाव की पहचान कर उनके समाधान के उपाय प्रदान करती है ताकि जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं जैव विविधता के नुकसान को कम किया जा सके। बता दें कि फिनोलॉजी का संबंध पौधे और वन्य जीवों के जीवन चक्र के विभिन्न चरणों की अवधि से है। ये पर्यावरण कारकों जैसे तापमान, दिन की लंबाई, वर्षा आदि द्वारा संचालित होती है। जलवायु परिवर्तन से इन प्राकृतिक चक्रों में परिवर्तन आ जाता है जिसे फिनोलॉजिकल बदलाव कहा जाता है। हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने विदेशी पंजाब पॉलिटिक्स टीवी के ऐप्स, वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने का आदेश दिया है। दरअसल बंद किए गए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट से सांप्रदायिक हिंसा और अलगाववाद के पनपने की संभावना थी। साथ ही इनसे भारत की संप्रभुता व अखंडता, राज्य की सुरक्षा तथा सार्वजनिक व्यवस्था को भी खतरा था। इसके अलावा इसका संबंध सिख फॉर जस्टिस नामक एक संगठन से भी बताया जा रहा है, जिसे भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत गैर कानूनी घोषित किया गया है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल को विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए सिफारिश भेजी थी, जिसे उन्होंने पुनर्विचार के लिए भेज दिया। इसके पीछे उन्होंने अनुच्छेद 166(3) के तहत बने रूल्स ऑफ बिजनेस के पालन का कारण बताया है। इससे यहाँ संवैधानिक गतिरोध बना हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 166(3) के मुताबिक राज्यपाल सरकार के बीच काम को आसान बनाने और कार्य आवंटन के लिए नियम बना सकते हैं। हाल ही में पशु चिकित्सकों की एक टीम ने मेघालय के उमरोई मिलिट्री स्टेशन के जंगली हिस्से में बेंट टोड गेको छिपकली की एक नई प्रजाति का पता लगाया है। इसका वैज्ञानिक नाम क्रायोडेक्टाइल्स एक्सरसिटस है। साथ ही इस छिपकली को इंडियन आर्मी बेंट टोड गेको का नाम भी दिया गया है। ये नाम भारतीय सेना द्वारा देश के लिए दी गई सेवाओं को सम्मान देने के लिए रखा गया है। बता दें कि गेको जीवों की सरीसृप श्रेणी के अंतर्गत आती है और अंटार्कटिका को छोड़कर सभी महाद्वीपों में पाई जाती है। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश के इंदौर में एशिया के सबसे बड़े और भारत के पहले बायो CNG प्लांट का उद्घाटन किया है। दरअसल इंदौर नगर का वेस्ट सेग्रीगेशन अच्छा होने के कारण इस प्लांट को यहां स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्लांट से प्रतिदिन लगभग 17,000 किलोग्राम CNG और 100 टन जैविक खाद प्राप्त हो सकेगी।
ये परियोजना इंदौर नगर निगम और इंडो एनवायरो इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है जो पीपीपी मॉडल पर आधारित है। बता दें कि इंदौर में गोबरधन बायो सीएनजी प्लांट बनने से वेस्ट टू वेल्थ तथा सर्कुलर इकोनॉमी की परिकल्पना भी साकार हुई है। साथ ही इससे स्वच्छ भारत अभियान शहरी 2.0 को भी मजबूती मिलेगी, जिसका लक्ष्य देश के सभी शहरों को अपशिष्ट मुक्त शहर बनाना है। हाल ही में तमिलनाडु काजू प्रोसेसर्स एंड एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन द्वारा पनरुती काजू के लिए भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग के लिए आवेदन किया गया है। पनरुती काजू स्वाद और गुणवत्ता के कारण प्रकृति में अद्वितीय हैं और इनकी खेती मुख्य रूप से लेटराइट और लाल मिट्टी तथा तटीय रेत में की जाती है। हालांकि पनरुती काजू आकार में थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन बाजार में उनका एक विशेष मूल्य होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा में इन्हें कुड्डा लोर की सोने की खान के रूप में जाना जाता है। तमिलनाडु के पनरुती काजू की भारत और दुनिया भर में भारी मांग है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आयोजित कार्यक्रमों की कड़ी में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर एकम भारतम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी द्वारा वंदे भारतम गीत की एक सिग्नेचर ट्यून भी जारी की गई। बता दें कि वंदे भारतम गीत की रचना राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए संस्कृति मंत्रालय के वंदे भारतम नृत्य उत्सव के लिए की गई थी। इस गीत को ग्रैमी अवार्ड विजेता रिकी केज और ऑस्कर दावेदार विक्रम घोष द्वारा कंपोज किया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हरित हाइड्रोजन एवं अमोनिया नीति को अधिसूचित किया है। हरित हाइड्रोजन नीति का उद्देश्य वर्ष 2021 में शुरू किए गए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के लक्ष्यों को पूरा करना है। इसके अलावा इससे वर्ष 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करने में भी मदद मिलेगी। वहीं अमोनिया नीति में अमोनिया निर्माताओं को बिजली एक्सचेंज से नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने की पेशकश की गई है। साथ ही ये अमोनिया निर्माताओं को अपनी अप्रयुक्त नवीकरणीय ऊर्जा को 30 दिनों तक संरक्षित करने का भी प्रावधान करती है। बता दें कि ये नीतियां हरित हाइड्रोजन और अमोनिया क्षेत्र के लिए अनुकूल नियामक एवं सक्षम वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन नीतियों के लागू होने से देश के आम लोगों को स्वच्छ ईंधन मिलेगा तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होने से कच्चे तेल का आयात भी घटेगा। साथ ही भारत हरित हाइड्रोजन और हरित अमोनिया का निर्यात हब भी बन सकेगा। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।